नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का एफएनओ जंक्शन में। मैं हूं प्रियंका उपल-आनंद और बात होगी डेरिवेटिव मार्केट्स की। लेकिन आज बाजार में जिस तरह का प्रेशर हमने ओपनिंग ट्रेड के साथ ही देखा है, हमें गैप डाउन के साथ खुले और उसके बाद से जो ये गैप है, जो गैप डाउन की तरफ बाजार ने शुरुआत में ही कारोबार करना शुरू किया। एक वक्त के लिए 17,500 को भी ब्रीच किया निफ्टी ने। इस वक्त भले ये 17,500 के ऊपर है, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी बाजार के एक्सपर्ट्स मान रहे हैं। इसके अलावा बैंक निफ्टी में आपको इतनी वीकनेस नहीं दिखेगी, लेकिन बैंक निफ्टी में इनफैक्ट आपको कई सारे प्राइवेट स्पेस के बैंक्स के एक्सिस, कोटक, आईसीआईसीआई बैंक से पुल बैक भी हमने देखा। इस वक्त भी आप देखेंगे तो कोटक बैंक आपको हरे निशान में दिखाई देगा। आपको आईसीआईसीआई बैंक ने भी फ्लैट टू पॉजिटिव कारोबार करने की कोशिश की, पुल बैक अटेम्प्ट किया, लेकिन निफ्टी पर क्लियरली जो प्रेशर बना हुआ है एचडीएफसी काउंटर्स की वजह से भी बना हुआ है और साथ ही आज प्रेशर बना हुआ है आईटी पैक में टीसीएस के रिजल्ट्स के बाद। एक बार चलिए वेरी क्विकली एक चेक ले लेते हैं कि एफएनओ स्पेस में इस वक्त किस तरह पोजीशंस दिख रही हैं। अगर आप लॉन्ग साइड के ट्रेड्स ढूंढने की कोशिश करेंगे तो उसमें आपको अदानी स्टॉक्स ज़रूर दिखेंगे। अदानी एंटरप्राइज का शेयर आपको दिखेगा। उसके अलावा आपको फर्टिलाइजर पैक से जीएनएफसी, चंबल फर्टिलाइजर, कोरोमंडल, तो फर्टिलाइजर पैक में एक अच्छा खासा बज़ है आज भी। और आज भी आप मूव देख रहे हैं एफएनओ डेरिवेटिव्स मार्केट्स में, जहां पर लॉन्ग आपको सिर्फ इन्हीं कुछ सेलेक्टिव पॉकेट्स में देखने को मिल रहा है। इसके अलावा कहां पर और शॉर्ट कवरिंग के मौके हैं, कहां पर आपको शॉर्ट बिल्ड होते हुए दिखाई दे रहा है, ये सारी स्ट्रैटेजीज डिवाइस करने में हमें मदद करेंगे हमारे एक्सपर्ट्स अजीत मिश्रा। अजीत, वेलकम टू 18 आवर्स स्वदेश। सबसे पहले आपका इंडेक्स पे एक व्यू जानना चाहेंगे। 17,500 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, एक बार के लिए तो ब्रीच हुआ भी, लेकिन वहाँ से एक पुल बैक अटेम्प्ट किया बाजार ने। कहाँ देख रहे हैं आप इंपॉर्टेंट सपोर्ट, जिसके बाद आपको शायद कुछ वरिंग साइंस दिखे? प्रियंका देखिए, दो तीन चीजें बहुत क्लियर हैं मार्केट में कि मार्केट एक कंसोलिडेशन के फेज में है। एक काफी स्ट्रॉन्ग मूव के बाद हम एक करेक्टिव कह लीजिए या फिर कंसोलिडेशन का फेज कह लीजिए दिख रहा है बाजार में अभी, विच इज इन लाइन विद द ग्लोबल मार्केट। तो कोई ऐसा मेजर सरप्राइजिंग नहीं है। और अभी तक अगर आप डैमेज की बात करें तो कोई मेजर डैमेज हुआ नहीं है। मेरे हिसाब से 17,400 का लेवल आपको ध्यान रखना है। उसके नीचे अगर हम जाएंगे तो डेफिनेटली थोड़ा सा ड्रिफ्ट लोअर देखेंगे हम करीब 17,250, और जो कि बहुत मेजर सपोर्ट एरिया है। और शायद कंसोलिडेशन भी उस केस में काफी लंबे टाइम के लिए हो सकता है, शायद 1-1.5 वीक से ज्यादा खिंच जाए। अदरवाइज अगर यहीं से रिबाउंड आता है तो पॉसिबिलिटी है कि रिबाउंड कुड बी वेरी शार्प। बट सबसे इंपॉर्टेंट ये है फैक्टर अभी प्रियंका, जो कि पॉजिटिव चल रहा है बाजार में, कि बैंकिंग कहीं ना कहीं आउट परफॉर्म कर रहा है, जो कि वहां से उम्मीद है कि अगर बैंकिंग होल्ड करता है ये अपना 37,250 के लेवल्स, तो फिर वो रिकवरी देखने को मिलेगी, सस्टेन रिकवरी देखने को मिलेगी, जो कि अभी कहीं ना कहीं मिक्स्ड है। तो यहाँ पे क्योंकि इंडेक्स से कुछ कंक्रीट डिसाइसिव दिख नहीं रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, चाहे आप इंडेक्स मेजर्स में कह लीजिए सिलेक्टिवली या फिर ब्रॉडर मार्केट्स में। तो फोकस एरिया आपका अभी स्टॉक स्पेसिफिक होना चाहिए इंस्टेड ऑफ इंडेक्स। ऑलराइट, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन होना चाहिए। बैंकिंग स्टॉक्स भी जिस तरह से एक डिलीवरी वॉल्यूम्स के बावजूद भी एक्शन में नहीं दे पा रहे क्योंकि एफआईज की सेलिंग जा रही है, और जिसके चलते हम देख रहे हैं कि इंडेक्स में आपको यहाँ पर कोई भी जो लीडर्स है, लीडरशिप निकल कर नहीं आ रही। अभी तक इंडेक्स की बात कर रही हूँ मैं, हैवी वेट्स की बात कर रही हूँ। जो एफएनओ स्पेस में हमें जो स्पेसेस क्लियरली दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पर आपको शॉर्ट बिल्टअप दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पर आपको सारे वो स्पेसेस, चाहे टेलीकॉम हो, टेलीकॉम में ट्राई रिकमेंडेशंस के बाद स्टॉक्स रिएक्ट भी कर रहे हैं। और उसके अलावा आप बैंकिंग स्टॉक्स को देखें तो वहाँ पर भी आपको शॉर्ट साइड की पोजीशन अब बनते हुए ज़रूर दिखाई दे रही है। ऐसे में अजीत, आपकी ट्रेडिंग पिक्स क्या होंगी? क्या शॉर्ट साइड के ट्रेड लेने चाहिए इस वक्त या हेज्ड स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? डेफिनेटली थोड़ा सा प्रेशर जरूर दिख रहा है बाजार में। अगर मैं स्टॉक स्पेसिफिक की बात करूँ, ब्रॉडर मार्केट में भी थोड़ा सा प्रेशर है। बट अगर आप स्ट्रक्चरली देखेंगे तो अभी तक स्ट्रक्चर नेगेटिव नहीं हुए हैं। यस, प्रॉफिट टेकिंग जरूर दिख रही है, चाहे वो मेटल स्टॉक्स हो, चाहे वो ऑटो स्टॉक्स हो, चाहे वो बैंकिंग हो। बट स्ट्रक्चरली कोई मेजर नेगेटिव नहीं दिख रहे हैं, जहां पे कि डाउन ट्रेंड बहुत क्लियर नजर आ रहा हो उसके एक रिबाउंड के बाद। तो यहाँ पे लॉन्ग साइड पे ही रही जब तक कि हम 17,400 के लेवल को होल्ड कर रहे हैं। और बट यस, स्टॉक सिलेक्शन में डेफिनेटली आपको थोड़ा सा फोकस जरूर करना पड़ेगा, बिकॉज अर्निंग सीजन की शुरुआत हो चुकी है, तो वोलेटिलिटी रहेगी। ये सब देखते हुए मेरी पहली रिकमेंडेशन लॉन्ग साइड पे होगी गेल में। प्रियंका, ये स्टॉक अपने रिकॉर्ड हाइस पे दोबारा आ चुका है, काफी लंबे कंसोलिडेशन को ऑलमोस्ट एंड कर चुका है ये अपने रिकॉर्ड हाइस के पास आके अब। और नियर टर्म मुझे लगता है करीब 178 तक के लेवल्स आपको गेल में देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप लॉन्ग करिए 162 के स्टॉप लॉस के साथ।
दूसरा स्टॉक मेरा फार्मा स्पेस में से होगा डिविस लैब। काफी अच्छे कंसोलिडेशन के बाद, मतलब ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो पिछले करीब हफ्ता 10 दिन से बहुत नैरो रेंज में ये ट्रेड कर रहा है। तो ये अब सेट है मेरे हिसाब से एक स्ट्रॉन्ग रिबाउंड के लिए। तो डिविस लैब को भी आप देख सकते हैं लॉन्ग के लिए 4700 के टारगेट्स के साथ 4390 के स्टॉप लॉस के लिए। सो यहाँ पर गेल पसंद आता है अजीत को, डिविस लैब पसंद आता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ द करंट टेक्निकल चार्ट्स जहाँ पर अच्छा मोमेंटम दिख रहा है, ये कुछ पिक्स रहेंगी। अजीत, कुछ और स्टॉक्स पर आपकी रिकमेंडेशन ले लेते हैं। जिस तरह से आज हम देख भी रहे हैं कि फर्टिलाइज़र पैक फिर से बाजेंगे। आप अगर एफएनओ स्पेस में देखें, चंबल फर्टिलाइज़र की बात करें, आप जीएनएफसी की बात करें, कोरोमंडल की बात करें, यहाँ पर आज फिर से आपको एक मोमेंटम पॉजिटिव दिख रहा है। कोई यहाँ पर कोई स्पेस से आपको प्रेफर्ड पिक हो आपकी? एक बार अजीत, कुड यू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ? Yeah. So, am I audible now? Yes, we can hear you. Please बताएं। ओवरऑल एग्री कमोडिटी रिलेटेड स्पेस में ही काफी बज है। तो फर्टिलाइजर, केमिकल्स और इनफैक्ट केआरबीएल, दावत, अगर आप इनको भी देखेंगे तो ये डेफिनेटली एक ऐसा बजिंग है। प्लस जो अभी लेटेस्ट अपडेट आई है स्काईमेट की तरफ से कि मॉनसून नॉर्मल रहेगा, तो ये सारी चीजें पॉजिटिव डेफिनेटली उसके लिए रहेंगी एग्री रिलेटेड स्टॉक्स के लिए। तो यहाँ पे कोरोमंडल यहाँ पे मूव नहीं आया। जीएनएफसी चंबल काफी अच्छा मूव ऑलरेडी दिखा चुके हैं। तो कोरोमंडल में मेरे हिसाब से यहाँ पे आप पोजीशन देख सकते हैं। और नियर टर्म में मुझे लगता है कि 810 ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। और अपसाइड पे 900 जो कि इसके रिकॉर्ड हाइस थे, वहां तक के पोजिशनल टारगेट्स के लिए आप कोरोमंडल को लॉन्ग के लिए देख सकते हैं। कोरोमंडल पसंद आता है यहाँ पर अजीत को। और साथ ही जिस तरह से शॉर्ट ट्रेड्स इस वक्त आईटी पैक थोड़ा प्रेशर में दिख रहा है, आप यहाँ बाय ऑन डिप्स की सलाह देंगे? क्योंकि कहीं यहाँ पर मे बी अब कुछ वैल्यूएशन अट्रैक्टिव लग रहे हो, लेवल्स अट्रैक्टिव लग रहे हो बाय करने के लिए, या फिर आप अभी होल्ड करने की सलाह देंगे? क्योंकि मिड कैप आईटी में एक बॉयंसी है, वहाँ पर हम फिर भी देख रहे हैं कि इतनी शॉर्ट पोजिशंस बिल्टअप नहीं है जितनी लार्ज कैप आईटी पे है। यहाँ पे ये ट्रेंड कहीं ना कहीं ग्लोबल मार्केट्स की रिफ्लेक्शन भी है। बिकॉज नैस्डैक कंपोजिट में हम देख रहे हैं कि लगातार जो कि टेक हैवी है वहां पे काफी ज्यादा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। और नो डाउट इंडेक्स मेजर्स में जो आईटी मेजर्स हैं वहां पे भी सिमिलर काइंड ऑफ अ ट्रेंड देखने को मिल रहा है। बट आज जैसे पोस्ट रिजल्ट्स टीसीएस में एक रिबाउंड देखने को मिल रहा है। इन्फोसिस 1700 के बहुत क्रिटिकल सपोर्ट एरियाज हैं बेसिकली। अगर ये इसके नीचे पेनिट्रेट करता है तो डेफिनेटली यहाँ थोड़ा सा और सेलिंग देखने को मिलेगा। कल नंबर्स हैं तो ऑब्वियसली यहाँ थोड़ा सा कॉशन रखने की जरूरत है। बट जैसा कि आपने राइटली मेंशन किया कि मिड कैप आईटी वहां पे काफी ज्यादा स्टेबिलिटी दिख रही है। मतलब कुछ खास नेगेटिव साइड पे पार्टिसिपेशन भी नहीं है। और मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं एक्यूमुलेशन ही ज्यादा दिख रहा है उसमें। तो केपीआईटी टेक, बिरला सॉफ्ट, एम्फोसिस, ये कुछ एक ऐसे नाम है जहाँ पे कि आप एक्यूमुलेशन के लिए देख सकते हैं। और टाइमिंग के लिए मेरे हिसाब से आईटी मेजर्स को आपको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। अजीत, बैंक्स पे कैसे स्ट्रैटेजी प्ले करें? क्योंकि आज और उसके बाद कल ट्रेडिंग, एक और ट्रेडिंग सेशन, और उसके बाद वीकेंड पे एचडीएफसी बैंक के नंबर्स हैं। बैंकिंग स्पेस पर अगर एक व्यू बनाना हो, यहाँ से एचडीएफसी पे कोई कॉन्ट्रा कॉल लेना हो, क्योंकि आप देखें तो यहाँ आज इतना प्रेशर आपको दिख नहीं रहा है एचडीएफसी ग्रुप में, फ्लैट टू नेगेटिव कारोबार कर रहा है। आप अगर यूएस के अगर नैस्डैक कंपोजिट की आपने बात की तो डाउ में भी आप देखेंगे तो डाउ में ज़्यादा गिरावट नहीं आई थी एज कम्पेयर टू टेक शेयर्स। सो बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स के रिजल्ट्स तो यूएस मार्केट्स में भी इस हफ्ते आने हैं और वहाँ पर भी अच्छे रिजल्ट्स बाजार एंटिसिपेट कर रहा है। आपको लगता है यहाँ पे कोई कॉन्ट्राबेट ली जा सकती है एचडीएफसी बैंक पे? देखिए यहाँ पे दो रीजन है इस चीज को प्ले करने का। जैसा कि आपने बिल्कुल सही बताया कि बैंकिंग की आउट परफॉर्मेंस चल रही है, वही कहीं ना कहीं कंफर्ट कर रहा है मार्केट को कि बावजूद इसके कि बाकी सारे सेक्टर्स में प्रेशर है। बैंकिंग जैसे कि आज के सेशन में अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट फ्लैट स्टोन पे काम कर रहा है, जहां पे निफ्टी ऑलमोस्ट 1% की डिक्लाइन के साथ ट्रेड कर रहा है। एचडीएफसी बैंक का जो मर्जर के न्यूज के बाद जो रिएक्शन आया था, वो पूरा का पूरे गेन्स उसने रिट्रेस कर दिए हैं। इनफैक्ट अब उसके नीचे भी चला गया है, जो उन लेवल्स के नीचे। तो ये बहुत मेजर लेवल्स हैं मेरे हिसाब से, जो कि 1470 का जोन है। यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी मूविंग एवरेजेस शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म यहाँ पे कोइंसाइड कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे ये तो रेंज बाउंड रहेगा या फिर यहाँ से रिबाउंड आएगा। डिक्लाइन के चांसेस काफी कम लगते हैं। तो जो अगर बैंकिंग में रिबाउंड आएगा तो डेफिनेटली एचडीएफसी बैंक और लिमिटेड दोनों का ही पार्टिसिपेशन दिखेगा।
तो यहाँ पे आप डेफिनेटली देख सकते हैं लॉन्ग साइड के लिए, बट मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि इंस्टेड ऑफ गोइंग नेकेड लॉन्ग, क्योंकि वीकेंड पे रिजल्ट्स हैं, आपको 1500 वाली कॉल आप उसके साथ जा सकते हैं, या फिर आप एक कि 1500 वाली बाय करके और उसकी जो नेक्स्ट स्ट्राइक है 1520 1525 जो भी वहां उसको आप शॉर्ट करें तो एक बुल स्प्रेड क्रिएट करें। डेफिनेटली आपको बुलिश साइड पे ही रहना चाहिए बिफोर द रिजल्ट्स। बट एक हेड स्ट्रैटेजी आप रिकमेंड कर रहे हैं, क्योंकि ऑप्शंस पे प्ले आउट करना बहुत रिस्की हो जाता है इफ़ यू डू नॉट हैव अ हेज्ड स्ट्रैटेजी। ठीक है, बिल्कुल। कुछ और स्टॉक्स जहाँ पर हमने देखा कि शॉर्ट्स भी कवर हुए, ओपन अप थीम के स्टॉक्स आप देखें, टीसीएस ने तो हालांकि एक गैप डाउन होने के बाद फिर रिकवरी दिखाई, ओपन अप थीम में भी आपको पीवीआर जैसे स्टॉक्स ने एक अच्छा बाउंस बैक दिखाया है, वहाँ पर शॉर्ट्स कवर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ कोई पोजिशन आप यहाँ कोई ट्रेड पोजिशन लेने का सलाह देंगे? यहाँ पे पीवीआर को अगर आप देखेंगे तो इनफैक्ट पूरे इस डिक्लाइन में जहाँ मार्केट में काफी अच्छा रिट्रेसमेंट देखने को मिला है, यहाँ पे पार्टिसिपेशन बिल्कुल भी नहीं हुआ। इट्स अ काइंड ऑफ अ टाइम वाइज कंसोलिडेशन जो बेसिकली पीवीआर में देखने को मिला है, और अब आज का कैंडल काफी डिसाइसिव लग रहा है टू रिज्यूम द ट्रेंड। तो यहाँ पे आपका रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है मेरे हिसाब से। 1850 के स्टॉक के साथ 2050 2100 तक के पोजिशनल टारगेट्स के लिए आपको पीवीआर को लॉन्ग के लिए डेफिनेटली देखना चाहिए। यहाँ लॉन्ग की रिकमेंडेशन होगी पीवीआर पर। अब अजीत, कल एक्सपायरी होगी क्योंकि थर्सडे तो छुट्टी है, उससे पहले कल एक्सपायरी के लिए आप किस तरह से बैंक पर या फिर बैंक निफ्टी पर ट्रेड करना चाहेंगे? क्या वहाँ कोई ट्रेड शेयर करना चाहेंगे? देखिए, बैंकिंग इंडेक्स बात की कि कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर पोजीशन है, बट अभी तक कहीं ना कहीं ये मार्केट के ट्रेंड के साथ ही कंसोलिडेशन में है। मेरे हिसाब से अगर कल के लिए आपको कोई ट्रेड लेना है 38,000 वाली जो कॉल है आप उसको देख सकते हैं, और या फिर आप उसके नेक्स्ट वीक वाले ऑप्शंस में आप जाएं, बिकॉज हम सबको पता है कि कल का सेशन थोड़ा सा इरेटिक हो सकता है और उसके बाद काफी लंबा वीकेंड भी है। तो ये सारे फैक्टर्स को देखते 38,000 वाली कॉल मेरे हिसाब से अगर ट्रैक्शन आएगा तो डेफिनेटली वहां पे आपको पैसे बनते हुए दिखेंगे, और इस पोजीशन के लिए 37,400 ये आपका स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, चलिए हम रिजल्ट से जुड़ा हुआ एक्शन तो क्योंकि ट्रैक कर ही रहे हैं, एक बार टीसीएस ने रिजल्ट्स कल पोस्ट किए और कल आने हैं इन्फोसिस के रिजल्ट्स। एक बार शरद से समझ लेते हैं कि कैसी एंटिसिपेशन होनी चाहिए, कैसी एक्सपेक्टेशन इन्फोसिस के रिजल्ट से होनी चाहिए। शरद बताएं, टीसीएस के तो रिजल्ट्स अच्छे थे, इन लाइन भी थे, और हमने ऑर्डर बुक स्ट्रॉन्ग देखी, मैनेजमेंट की तरफ से कमेंट्री भी अच्छी थी। इन्फोसिस से क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए? जी बिल्कुल, तो इन्फोसिस के आंकड़े के बारे में बात करें तो यहाँ पे मिले जुले नतीजे देखने मिल सकते हैं, और आंकड़ों की बात करें तो डॉलर रेवेन्यू में जो है लगभग 2.6% का तिमाही दर तिमाही का ग्रोथ का अनुमान है। एबिट के आंकड़े जो है लगभग सपाट आने वाले हैं, पैट में भी अनुमान है कि सपाट रहेंगे। हालांकि मार्जिन से एक पोर्शन है जहां पे मैं पॉइंट आउट करूंगा, यहां पे एक प्रेशर देखने मिलेगा, लगभग आप देख सकते हैं 600 बेसिस पॉइंट्स का गिरावट देख सकते हैं, ऑलमोस्ट 23.9% आएगा, आई मीन 22.9%। अगर एक्सपेक्टेशंस की बात करें तो कॉन्स्टेंट करेंसी ग्रोथ लगभग 3% का अनुमान है, लेकिन ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ देखने मिलेगी सारे वर्टिकल्स में, और जो मार्जिन में प्रेशर है ऑफकोर्स सप्लाई साइड कॉस्ट में बढ़ोतरी हुई है तो उसके कारण देखने मिलेगा। पर डील साइज में जो है आप देख सकते हैं जो बड़े डील्स है वहाँ पे म्यूटेड ग्रोथ का एक्सपेक्टेशंस है, और बड़े जो डील साइज का अनुमान है वो लगभग 2.5 से लेकर $3 बिलियन का रहेगा। पर आगे जाते हुए जो ट्रिगर्स देखने वाले होंगे वो सबसे पहला रहेगा एट्रिशन ट्रेंड्स कैसा है, मार्जिन्स की कैसी परफॉर्मेंस हो रही है, और प्राइसिंग क्या रहेगा। जो इन्फ्लेशन आई है तो क्या ये पास ऑन करेंगे अपने कस्टमर्स को, और आखिर में वित्तीय साल 2023 का क्या आउटलुक रहेगा, तो इस पे फोकस रहने वाला है। और आखिर में मैं गाइडेंस के बारे में बोलूँगा, जो पूरा FY23 का गाइडेंस जो है कंपनी का एक्सपेक्टेड है कि दे, और यहाँ पे जो ग्रोथ का अनुमान है एनालिस्ट लगा रहे 12 से 14% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आपकी कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ होगी, और जो मार्जिन गाइडेंस है वो यहाँ पे 21 से लेके 23% का बैंड पर एक्सपेक्टेशंस है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इन्फोसिस के जो मिले जुले नतीजे आने की एक्सपेक्टेशंस है। ऑलराइट, एक मिक्स सेट ऑफ नंबर्स इन्फोसिस से भी एक्सपेक्ट करने चाहिए, और शायद यही रीज़न है कि बाजार इससे पहले ही एंटिसिपेट कर चुका है, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी शेयर्स में आपको एक सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। तो मिक्स सेट ऑफ नंबर्स इन्फोसिस से एक्सपेक्ट करने चाहिए। वेरी क्विकली एक बार जाने से पहले जीत से ये भी पूछ लेते हैं कि क्या ब्रिटानिया पे कोई ट्रेड एंटिसिपेट करना चाहिए? कोई और पॉकेट्स आपको लगती है डिफेंसिव होनी चाहिए यहाँ पर? मे बी FMCG, फार्मा, ब्रिटानिया में आप देखें लॉन्ग बिल्टअप हुए हुए हैं। अजीत, क्या यहाँ कोई ट्रेड लिया जा सकता है? कैसा दिख रहा है आपको ब्रिटानिया? बिल्कुल प्रियंका, देखिए FMCG इंटायर बास्केट में हम एक रिकवरी देख रहे हैं, चाहे वो डाबर हो, हिंद यूनिलीवर हो, ब्रिटानिया हो। तो यहाँ पे ब्रिटानिया डेफिनेटली काफी पॉजिटिव दिख रहा है। जो प्रीवियस स्विंग हाई था करीब करीब
3360 के अराउंड का लेवल उसको क्रॉस करते हुए दिख रहा है। तो जो नेक्स्ट इसका रेजिस्टेंस आएगा करीब 3450 3460 के लेवल्स के अराउंड पे। तो डेफिनेटली यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड अभी भी फेवरेबल ही है और आप 3300 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे लॉन्ग पोजीशंस के लिए देख सकते हैं। ऑलराइट, एक एक करके पॉकेट्स पे आपको एक व्यू क्लियर सा दिखता जा रहा है। कल आपको सीमेंट पैक पे का एक्शन दिखा बिफोर द कॉर्पोरेट अर्निंग्स। टायर स्टॉक्स के वॉल्यूम्स आप देखें, आज भी बालाकृष्णा, एमआरएफ, वहाँ पर आपको ट्रेड पॉजिटिव लॉन्ग्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर उस स्पेस से ये दो काउंटर्स। टायर स्पेस में कोई और पसंद आता है आपको जी? मूव के बाद 2 दिन का पॉज दिख रहा है, तो इनफैक्ट मेरे हिसाब से बाइंग अपॉर्चुनिटी है क्योंकि काफी स्ट्रॉन्ग मूव के साथ जो बेसिकली 2 दिन पहले कैंडल फॉर्म हुई थी, तो मेरे हिसाब से फॉलो अप मूव आना चाहिए आपको 1-2 दिन के अंदर। तो 125 के स्टॉप के साथ करीब 145-150 तक के पोजीशन टारगेट्स के लिए आप इसको भी देख सकते हैं। और इनफैक्ट C8 में भी काफी अच्छा मूव देखने को मिला है, बट यहाँ पे 1150 से 1200 का जोन ये क्रॉस करना जरूरी है। इसके बाद आप देखेंगे इसमें भी करीब 1320 से 1350 तक के लेवल्स। तो एज ऑफ नाउ जेके टायर इज द प्रेफर्ड पिक। कोई और शॉर्टिंग के मौके यहाँ आपको दिखते हैं? एनटीपीसी जैसे काउंटर्स जिसमें इतनी अच्छी खासी तेजी थी पीछे, अब एक्सपायरी से पहले शायद यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस अनवाइंड होते हुए या फिर कहीं पर शॉर्ट के मौके जो बन रहे हो? प्रियंका, इनफैक्ट मैं भी वही देख रहा था कि जैसे मैंने बात की कि स्ट्रक्चरली अभी तक नेगेटिव नहीं हुए, बट यस प्रॉफिट टेकिंग जरूर दिख रही है मेटल स्पेस में। चाहे वो आप हिंडाल्को की बात करें तो कंपैरेटिवली मेरे को लगता है कि मेटल स्पेस में अगर आपको शॉर्ट देखना है तो हिंडाल्को इज अ गुड कैंडिडेट। और कोल इंडिया में भी काफी अच्छी प्रॉफिट टेकिंग दिख रही है मुझे, और यहाँ से 185 के लेवल्स अगर ब्रेक होते हैं तो यहाँ पे भी करीब 175-176 तक के लेवल देखने को मिल जाएंगे। तो थोड़ा सा मेटल स्पेस में डेफिनेटली आपको शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं, बट काफी एग्रेसिव शॉट्स मेरे हिसाब से भी कैरी नहीं करने चाहिए बिकॉज ग्लोबल मार्केट की वजह से यहाँ पे वॉलिटिलिटी काफी ज्यादा है। थोड़ा सा कॉशन के साथ इसको शॉर्ट करें। तो हिंडाल्को एंड कोल इंडिया बोथ आर शॉर्ट कैंडिडेट्स। ठीक है, एक और अपडेट एक सेक्टर, इंपॉर्टेंट सेक्टर से जुड़ा और इस पर अजीत से डिस्कस भी करेंगे, वो है टेलीकॉम स्पेस। क्योंकि अब 5G की तैयारियां काफ़ी तेज़ हो गई हैं और ऐसे में ट्राई ने अपनी 5G को लेकर रिकमेंडेशंस भी, स्पेक्ट्रम नीलामी को रिकमेंडेशन भी जारी की हैं। क्या कुछ निकल कर आया है इस रिकमेंडेशन से, और क्यों टेलीकॉम स्पेस की टेलीकॉम जो बिग ऑपरेटर्स हैं, जो प्लेयर्स हैं इंडिया में, उनकी क्या डिमांड से और उसके कॉन्ट्रास्ट में किस तरह की रिकमेंडेशन आई है? ये सारा रिपोर्ट एक बार सुमित ने कंपाइल किया है, सुमित के पास चलते हैं। तो जो रिकमेंडेशंस आए उसमें से 2 ही चीज़ इंपॉर्टेंट है टेलीकॉम कंपनीज़ के लिए। पहला तो प्राइसिंग है और दूसरा पेमेंट स्ट्रक्चर। अब अगर प्राइसिंग की हम बात करें तो 5G सर्विसेज देने के लिए 2 ही टाइप के स्पेक्ट्रम लगते हैं और वाइडली यूज़ होते हैं, और इनके जो प्राइसेस है वो करीब 35-40% कट किए हैं फॉर अ 20 ईयर पीरियड। और बट टेलीकॉम कंपनीज ने जो कट मांगी थी वो करीब 90-95% थी, तो ये काफ़ी कम कट हुआ है जो टेलीकॉम कंपनीज़ की एक्सपेक्टेशन थी उसके सामने। बट इसके अलावा एक और कैच है इस प्राइसिंग पे, वो ये है कि पहले गवर्नमेंट ने कहा था कि जो अभी 5G स्पेक्ट्रम दिया जाएगा वो 30 इयर्स के लिए दिया जाएगा, तो जो प्राइसेस होगी अभी वो 1.5 टाइम्स होगी 20 ईयर प्राइसेस के सामने। तो नेट क्या हो रहा है टेलीकॉम कंपनी के लिए, जो रिडक्शन हो रहा है आउटफ्लो में, कैश आउटफ्लो में, क्योंकि अगर वो 5G स्पेक्ट्रम खरीदते हैं तो उन्हें पैसे देने पड़ेंगे, और उसका जो नेट रिडक्शन हो रहा है वो सिर्फ 3-10% हो रहा है। अब उन्होंने 90-95% का कट मांगा था, बट यहाँ पे जो नेट कैश आउटफ्लो होगा वो सिर्फ 3-10% से कम होगा टेलीकॉम कंपनी के लिए। अब दूसरा चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो है पेमेंट स्ट्रक्चर। अब टेलीकॉम कंपनीज ने काफ़ी रिलैक्स पेमेंट स्ट्रक्चर मांगा था और ये स्पेक्ट्रम के लिए, क्योंकि स्पेक्ट्रम के प्राइसेस काफ़ी हाई है। अब TRAI ने काफ़ी हद तक ये एक्सपेक्टेशन मीट किया है। उन्होंने 2 पेमेंट ऑप्शन दिए हैं। पहला पेमेंट ऑप्शन ये है कि आप पार्ट पेमेंट अपफ्रंट पे कीजिए, थोड़े टाइम के लिए मॉरेटोरियम लीजिए, और बाकी जो है वो बैलेंस पीरियड जो है उस पर आप पेमेंट कीजिए। और दूसरा ऑप्शन ये दिया है जहाँ पे आप पहले ही इंटरेस्ट अमाउंट पे कर दीजिए, सो दैट कि जो NPV है, नेट प्रेजेंट वैल्यू, वो इंटैक्ट रहे एसेट का, और बाकी जो बैलेंस अमाउंट है वो आप 30 ईयर पीरियड पे आप इक्वल इंस्टॉलमेंट्स पे रीपे कीजिए। अब ये एग्जैक्टली जो टेलीकॉम कंपनी जो मांगा था वैसा नहीं है, बट करंट पेमेंट स्ट्रक्चर के सामने काफ़ी रिलैक्स्ड है। करंट पेमेंट स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको 25-50% अपफ्रंट पेमेंट करना पड़ता है, 2 ईयर का आपको मोराटोरियम मिलता है, और उसके बाद बैलेंस अमाउंट 16 ईयर पीरियड पे करना पड़ता है। और अभी जो पेमेंट स्ट्रक्चर मिला है उसमें आपको 30 ईयर पीरियड का टाइम पेमेंट मिलता है, जहाँ पे आप पूरा स्पेक्ट्रम का अमाउंट पे कर सकते हैं। तो पेमेंट स्ट्रक्चर में थोड़ा पॉजिटिव न्यूज़ है, बट जो प्राइसिंग है वो बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं आया है टेलीकॉम कंपनीज के लिए। ऑलराइट, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुमित इस जानकारी के लिए। इस स्पेस से क्या आपके व्यूज़ निकल कर आया अजीत? यहाँ पर कोई आपको ट्रेड पसंद आता है टेलीकॉम स्पेस से?
कि हमारा प्रेफर्ड पिक भारतीय एयरटेल रहेगा और एज अ डिस्क्लोजर वी हैव रिकमेंडेड दिस टू आवर क्लाइंट्स आल्सो फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पे वी कीप ऑन रिकमेंडिंग। काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है, अभी अपने रिकॉर्ड हाइज को बनाया कि थोड़ा सा एक प्रॉफिट टेकिंग फेज में है। मेरे हिसाब से 740 का लेवल काफी अच्छा बाइंग एरिया है इसके, दैट इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो 20 डेज का एक्सपेंशन मूविंग एवरेज। और जो प्रीवियस कंसोलिडेशन जोन का जो सपोर्ट एरिया है दैट इज 720, आपका स्टॉप लॉस रहेगा। तो 780 तक के पोजीशन टारगेट्स के लिए आपको 740 के अराउंड पे बाय करें 720 के स्टॉप लॉस के साथ। ऑलराइट, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अजीत आज शो में बने रहने के लिए, हमारे व्यूअर्स तक के व्यूज एंड रिकमेंडेशंस पहुंचाने के लिए। कोई डिस्क्लोजर आपका? देखिए, जो भी स्टॉक्स हमने शेयर किए हैं डिस्कस किए हैं उसमें पर्सनल मेरी कोई पोजीशन नहीं, बट हमारे क्लाइंट्स की डेफिनेटली पोजीशंस हो सकती हैं उसमें। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो टुडे। और इसी के साथ एफएनओ जंक्शन को यहीं समेटेंगे, लेकिन मार्केट्स पर नजर लगातार बनी हुई, आप कहीं मत जाएगा।